हेलो एंड वेलकम टू दिस वीक्स वीकली मार्केट राउंडअप। ये जो वीक था ये काफ़ी एक्शन पैक रहा एंड हमारा जो वीडियो रहेगा वो भी बहुत एक्शन पैक रहने वाला है। सो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल वेरी एंड। इस वीक की शुरुआत में ही सो वी हैड एडिशनल ट्रेडिंग सेशन ऑन संडे एंड उस दिन बजट आने वाला था। सो इस वीक में बजट अनाउंसमेंट हुआ, यूएस के साथ टेरिफ डील अनाउंस हुआ। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एंड जो कमोडिटी के प्राइजेस में स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर में जो एकदम से वोलाटिलिटी रही है, इन सब चीज़ों की वजह से ये जो वीक था वो बहुत ही वोलाटाइल या फिर बहुत ही एक्शन पैक था, राइट। सो ये सारे एस्पेक्ट हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बजट के वजह से जो सेक्टर्स को बेनिफिट मिलने वाला है वो सेक्टर्स का भी हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड उसके साथ साथ ही हम लोग जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है उसका फ़ायदा किन किन सेक्टर्स को और किन कंपनीज को हो सकता है उनका भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। But before getting into the video, a quick disclaimer: this video is only for the educational and informational purpose. Nothing in this video is a buy sell recommendation and you should consult your financial advisor before making any decision, right? So starting with the recap of this week, तो सबसे पहले तो मार्केट जो था वो संडे को भी ऑन था, संडे को भी मार्केट चालू था बिकॉज ऑफ द बजट दैट वी हैड, राइट। और बजट में जो एसटीटी रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई उसके वजह से मार्केट में थोड़ा निगेटिव रिएक्शन आया एंड आई फील कि ये एसटीटी के ऊपर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि उन्होंने शायद जो बाकी की अनाउंसमेंट है जिसके वजह से एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है अलग अलग सेक्टर्स को, वो शायद मिस कर दिया, राइट। बट एसटीटी के चलते मार्केट में काफ़ी वोलाटिलिटी रही एंड जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स दैट वेंट बिलो 3%, राइट। 3% से ज़्यादा करेक्ट होने वाले स्टॉक्स अगर हम लोग देखते हैं ऑन द फर्स्ट, तो वो नंबर था 524 एंड ये जो एक पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा अबाउट द मार्केट वोलाटिलिटी, राइट। देन जैसे जैसे वी केम इन द मिड ऑफ द वीक, वी हैड अ ट्रेड अनाउंसमेंट विद द यूएस, राइट। और उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो 3rd एंड 4th फेब को मार्केट ने बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स विच वेंट अप 3% और मोर, जो नंबर है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ एंड जैसे जैसे वी केम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक, वहाँ पे आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी था उसका अनाउंसमेंट होना था, तो उस वजह से मार्केट में थोड़ा कूल ऑफ देखा गया एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो 5th एंड 6th फेब को वी एक्चुअली हैड अ म्यूटेड डे, राइट। सो इन सब चीज़ों के चलते लास्ट का वीक काफ़ी वोलाटाइल रहा। देन अगर हम लोग देखते हैं तो 3rd फेब को जो अनाउंसमेंट हुई टेरिफ रिलेटेड, उसकी वजह से द मार्केट वेंट गैप्ड अप, राइट। फिर अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड की, तो सिल्वर एंड गोल्ड के केस में क्या हुआ था, अगर ओवरऑल दोनों एसेट क्लासेस को हम लोग देखें तो दोनों एसेट क्लास वेयर पैराबोलिकली अप, एक उनमें एक्सटेंडेड मूव आया था। इनफैक्ट मैं अगर एक फ़नी इंसिडेंट बताने जाऊँ तो आई अटेंडेड अ वेडिंग वेरी रिसेंटली, और वो शादी के अलावा जो भी डिस्कशन था दैट वाज अराउंड गोल्ड एंड सिल्वर। कोई बोल रहा है सिल्वर यहाँ तक जाएगा, कोई बोल रहा है गोल्ड यहाँ तक जाएगा एंड एंटायर डिस्कशन वेयर अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। सो अगर ऐसा सिनारियो यूजुअली जब आप देखते हो कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, सारे लोग एक ही एसेट क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि द एसेट क्लास माइट बी एक्सटेंडेड एंड देर इज ओवर एंथुजियाज्म अबाउट दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास एंड इट्स टाइम टू बी कॉशियस। एग्रेसिव से ज़्यादा फोमो में जाने की जगह आई थिंक इट्स द इंडिकेटर दैट वी हैव टू बी कॉशियस, राइट। सो जो सिल्वर एंड गोल्ड में जो करेक्शन आया उसमें वन ऑफ द रीज़न था कि इट वाज एक्सटेंडेड। सो ऐसे केस में क्या होता है कि मार्केट एक ट्रिगर को ढूंढते ही रहता है कि जिसकी वजह से मार्केट उसको पैनिक कर जाए एंड वो जो एक ट्रिगर था दैट केम इन द फॉर्म ऑफ केविन वॉश। केविन वॉश का जो अपॉइंटमेंट हुआ एज अ फेड चीफ, बेसिकली केविन वॉश को थोड़ा हाई इंटरेस्ट के फेवर में माना जाता है एंड उनके अपॉइंटमेंट के वजह से ये इंडिकेशन था कि आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में वो हाई रहेंगे, और उसके वजह से या फिर उसका जो साइड इफेक्ट ये हुआ कि डॉलर की प्राइजेस एकदम से बढ़ गई एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट एंड स्ट्रॉन्ग डॉलर, गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइजेस नीचे हो गए। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते हैं तो जो शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज है, यहाँ पे जो सिल्वर पे लगने वाला मार्जिन था वो मार्जिन 15% से बढ़ा के 18% कर दिया। सो अगर पहले आपको 100 रुपये के पीछे 15% का मार्जिन था, वो बढ़ा के 18% कर दिया। सो द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर यू टू ट्रेड, वो मार्जिन अमाउंट बढ़ गया। उसके वजह से भी काफ़ी लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर दिया या फिर लॉस बुक करना पड़ा एंड इन सब चीज़ों के चलते जो गोल्ड एंड सिल्वर था वो काफ़ी स्पीड में करेक्ट हुआ, काफ़ी वोलाटाइल रहा।
इसके साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है जिसकी वजह से गोल्ड को एक काइंड ऑफ हेज माना जाता है, वो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी कम हो गई। जो ईरान के साथ जो यूएस के जो टॉक्स चल रहे थे या फिर जो ग्रीनलैंड रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व होते हुए दिखी एंड जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो कम हो गई। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस देयर वाज अ काइंड ऑफ वोलाटिलिटी इन गोल्ड एंड सिल्वर। अगर हम लोग सेक्टर लेवल पे बात करते हैं तो जो स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स है वो अभी भी अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाए एंड एट द सेम टाइम ये अभी भी अपने 200 डीएमए से नीचे है। इसके वजह से आई फील देर इज स्टिल काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से वीकनेस इन स्मॉल एंड माइक्रो कैप। अगर मैं स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स की बात करूँ तो बैंक्स, ऑटो, मेटल्स, इंफ्रा, ये जो सेक्टर्स है आई फील दिस सेक्टर्स आर स्ट्रॉन्ग। एक और चीज़ थी, आईटी में बहुत शार्प करेक्शन देखा गया। नाउ आईटी में जो करेक्शन आया वो एक अनाउंसमेंट के चलते आया, विच इज़ कि एक स्टार्टअप कंपनी है एंथ्रोपिक, इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया जिस ये एंथ्रोपिक की जो अनाउंसमेंट हुई है उसका और आईटी सेक्टर का क्या कनेक्शन है, अगर ये मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने जाऊँ फॉर द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द आईटी सेक्टर, तो हम लोग जो ये चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हैं इनको आप एक कंसल्टेंट की तरह समझ सकते हो। बेसिकली ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ अगर मुझे करनी है तो मैं कैसे करूँगा। हम लोग उनको क्वेश्चन पूछते हैं कि अज्यूम कीजिए मुझे एक्स वाई जी चीज़ करनी है या फिर मुझे एक कोई टास्क करना है, तो ये टास्क को कैसे परफॉर्म किया जा सकता है। तो आपको जो चैट जीपीटी है वो ये बताएगा कि इस टास्क को परफॉर्म कैसे करना है, बट वो जो टास्क रहेगा, वो जो स्टेप्स रहेगी वो आप ही को फॉलो करनी है। बट एट द सेम टाइम जो एजेंट्स होते हैं ये एक एक उससे एक स्टेप आगे है। बेसिकली जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आप इनको एज अ असिस्टेंट समझ सकते हो कि ये ना केवल आपको बताएंगे कि कोई भी एक टास्क करना है वो कैसे कर किया जा सकता है, बट दे विल डू दैट टास्क ऑन योर बिहाफ। ये लोग आपके लिए टास्क भी करके दे सकते हैं। और इन्होंने जो प्लगइन्स लाए हैं वो अलग अलग डोमेन्स के लिए लाए हैं। सो बेसिकली इन सारे डोमेन्स में अभी आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की जगह पे या फिर मैनुअल इंटरवेंशन की जगह पे आप इन एजेंट्स को यूज़ कर सकते हो। अब इसके वजह से क्या हुआ, ये जो इस जेनेटिक एआई है, इससे क्या होगा कि ये जो लोग हैं या फिर जो हमें सेम काम करना है, मान लीजिए आपको एक काम करने के लिए 10 दिन लगते थे, अभी वही काम आप 5 दिन में कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आपको वो काम करने के लिए लोग भी कम लगेंगे। सो इससे हुआ ये कि जो आईटी कंपनीज है, इंडियन कंपनीज जो है आईटी कंपनीज, दोज आर मोस्टली सर्विस बेस्ड कंपनीज जो दूसरे कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, राइट। सो अगर आपका जो काम था वो अब कम लोगों के साथ कम टाइम में और कम खर्चे से होगा, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा अपनी आईटी सर्विस कंपनीज के ऊपर। एंड इसी चीज़ के चलते जो आईटी कंपनीज थी या फिर आईटी इंडेक्स था उसमें काफ़ी शार्प करेक्शन आया आफ्टर द अनाउंसमेंट फ्रॉम एंथ्रोपिक। जैसा कि मैंने कहा था, इस वीडियो में हम लोग बजट को डिकोड करेंगे, हम लोग समझेंगे कि बजट के वजह से कौन से सेक्टर्स में क्या इफेक्ट आना है, राइट। सो स्टार्टिंग विद द डिफेंस एंड एरोस्पेस, जो टोटल बजट एलोकेशन था फॉर डिफेंस वो बढ़ा दिया है टू 7,84,000 करोड़, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 15%। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में गवर्नमेंट ने अपना बजट टुवर्ड्स डिफेंस एंड एरोस्पेस बढ़ा दिया है बाय 15%। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ जो है वो स्पेसिफिकली रखे हुए हैं फॉर मॉडर्नाइजेशन। सो बेसिकली जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो इक्विपमेंट्स को मॉडर्नाइज करना, एडवांस करना इज गवर्नमेंट्स मोटिव। सो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ बजट अलोकेशन दिया हुआ है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया है कि जो बाइंग ये लोग करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स का, उसमें से 75% जो है दैट शुड कम फ्रॉम डोमेस्टिक इंडस्ट्री। एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एमआरओ की चीज़ों के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं वो इक्विपमेंट्स को उन्होंने कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन दे दिया है। सो दिस इज़ अ बिग बूस्ट फॉर द डिफेंस एंड एरोस्पेस। एट द सेम टाइम अगर हम लोग सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर सेक्टर रिलेटेड जो कैपेबिलिटीज़ है वो बढ़ाने का गवर्नमेंट का मोटिव है। सो बेसिकली व्हाट गवर्नमेंट वांट टू डू इज़ कि हम लोग सिर्फ असेंबलर या फिर असेंबली ना करते हुए इस वैल्यू चेन में आगे बढ़े एंड हम लोग इसके इक्विपमेंट, मटेरियल्स और आईपी में भी जाए, राइट। सो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह से जो कंपोनेंट्स ला रहे थे और उनका सिर्फ असेंबली कर रहे थे, बट गवर्नमेंट वांट्स टू गेट इनटू दी वैल्यू चेन जहाँ पे खाली असेंबली ना हो बट हम लोग इनका मैन्युफैक्चरिंग भी करें और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हम लोग इन हाउस डेवलप करें। देन कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पे भी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस दिखा, जिसमें गवर्नमेंट ने अपना
टोटल आउटले जो है वो 40,000 बढ़ा दिया। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 22,000। सो ऑलमोस्ट इसमें 100% की इंक्रीज आई है। एंड जो कस्टम ड्यूटी लग रहा था ऑन लिथियम आयन बैटरी रिलेटेड इक्विपमेंट्स या फिर माइक्रोवेव रिलेटेड कंपोनेंट्स, इन सारे चीज़ों पे गवर्नमेंट ने एक कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन भी दे दिया है। नाउ अगर आप ग्रैनुलर चीज़ें देखोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का न्यूक्लियर पावर की तरफ भी काफ़ी अच्छा पुश दिखाई दिया, जहाँ पे गवर्नमेंट ने टिल 2035 जो कस्टम ड्यूटी लग रही थी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट रिलेटेड इक्विपमेंट्स पे, जो हम लोग चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशंस दे दिए। और ये जो कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन दिया है ये सिर्फ बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट्स पे नहीं, इसमें अब सारे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए, इंक्लूडिंग स्मॉल एंड मीडियम रिएक्टर प्रोजेक्ट्स आल्सो, राइट। सो स्कोप बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने एंड द ड्यूरेशन हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड। गवर्नमेंट का अनदर फोकस जो मुझे दिखा दैट वाज अराउंड द पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। बेसिकली गवर्नमेंट 20 न्यू नेशनल वाटरवेज बनाने का ट्राई करेगा ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एंड इससे क्या होगा कि जो कोस्टल कार्गो है उसको गवर्नमेंट को बढ़ाना है इन ओवरऑल लॉजिस्टिक सेक्टर। सो बेसिकली हम लोग हार्डली कुछ परसेंटेज यूज़ कर पाते हैं अपनी शिपिंग के लिए इनलैंड वाटरवेज का, ठीक है। सो गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग हमारे इनलैंड वाटरवेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे अपना जो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री रहेगा उसको बूस्ट मिलेगा एंड विल बी एबल टू शिप आवर गुड्स ईजिली एट लोअर कॉस्ट। सो गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छे से पुश रहा है टुवर्ड्स इनलैंड वाटरवेज। इसमें गवर्नमेंट ने शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी बनाने के लिए बात की है। एंड ये लोग जो है ये इनलैंड वाटरवेज के लिए जो शिप रिपेयर इकोसिस्टम है ये बनाने वाले हैं एट वाराणसी एंड पटना। सो इसके अलावा गवर्नमेंट ने रेलवे सेक्टर में भी काफ़ी पुश दिखाई दिया, जिसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है टू मेक 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। ये रहेंगे जैसे मुंबई पुणे हो गया, पुणे हैदराबाद हो गया, हैदराबाद बैंगलोर हो गया, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। ये जो काफ़ी हाई ट्रैक्शन वाले एरियाज़ है जहाँ पे काफ़ी लोग कम्यूट करते हैं, वो ऐसे 7 जो एरियाज़ है या फिर 7 रूट्स जो है, ये रूट्स पे गवर्नमेंट ने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है। कमिंग टू टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के लिए भी गवर्नमेंट ने नेशनल फाइबर स्कीम एंड मेगा टेक्सटाइल पार्क्स अनाउंस किया है। हेल्थ केयर एंड फार्मा में भी गवर्नमेंट ने बायो फार्मा शक्ति करके प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसमें गवर्नमेंट का टोटल प्लान ऑफ 10,000 करोड़ है, जिसमें इंडिया को गवर्नमेंट एक ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ट्राई कर रही है, राइट। एंड ये जो बायो फार्मा रिलेटेड जो फोकस है उसमें 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये भी गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, शुरू करने वाली है, और जो एग्जिस्टिंग 7 सेंटर्स है उनको भी अपग्रेड करने वाली है, राइट। एंड आईटी एंड एनर्जी के केस में गवर्नमेंट ने टैक्स हॉलीडेज अनाउंस कर दिए है फॉर द फॉरेन कंपनीज जो इंडियन डेटा सेंटर यूज़ करती है। एंड ये जो टैक्स हॉलीडेज रहेगा दैट विल बी टिल 2047। गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ भी अनाउंस किए हैं फॉर कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। कार्बन कैप्चर करके उसका यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ का अनाउंसमेंट किया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, राइट। एंड लिथियम आयन बैटरीज जो BESS के लिए लगती है या फिर जो सोलर ग्लास हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशंस अनाउंस किए हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट सेक्टर्स जो बजट की वजह से जिन सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है, राइट। नाउ कमिंग टू द US ट्रेड डील। नाउ ये जो ट्रेड डील हुई है इसको इंटरिम ट्रेड डील बोलते हैं, एंड आई विल कम टू द रीज़न कि इसको इंटरिम ट्रेड डील क्यों बोला जा रहा है। सो बेसिकली इस डील में होना यह है कि जो US है उसने जो 25% सरचार्ज लगाया था, बिकॉज इंडिया वाज बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, तो जो 25% का सरचार्ज लगाया हुआ था वो 25% का सरचार्ज US ने हटा दिया है। एंड जो रेसिप्रोकल टेरिफ लगे थे इन द फर्स्ट फेज, सो सबसे पहले उन्होंने रेसिप्रोकल टेरिफ लगाए थे 25% के, उसके बाद जो सरचार्ज लगाया था दैट वाज ऑफ 25%, सो टोटल 50% था। तो इन्होंने जो सरचार्ज है वो पूरी तरीके से हटा दिया है, और जो रेसिप्रोकल टेरिफ थे उनको 25% से कम करके 18% कर दिया है। सो ओवरऑल इंडिया को फ्रॉम 50% टेरिफ इंडिया हैज़ कम डाउन टू 18% टेरिफ। सो इट इज़ अ वेरी गुड अनाउंसमेंट फॉर एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज। वो कौन सी कंपनीज है, कौन से सेक्टर्स हैं, इनको हम लोग आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। बट इसमें एट द सेम टाइम ये जो डील हुई है इसमें इंडिया जो है उसको
उनको प्रॉमिस करना पड़ा है या प्लेज करना पड़ा है कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 years ये लोग 500 बिलियन वर्थ 500 बिलियन के अलग अलग गुड्स यूएस से ये इंडिया खरीदेगा, राइट। एंड इसमें एक्चुअली यूएस ने क्या किया है कि दे पुश्ड इंडिया अवे फ्रॉम द रशियन ऑयल एंड ये बोला है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूएस या फिर वेनेजुएल ऑयल बाय करना पड़ेगा, राइट। तो अभी इस ये जो ट्रेड डील हुई है, ये ट्रेड डील में एक काइंड ऑफ देयर इज़ अ रिस्क कि इन्होंने एक परफॉर्मेंस क्लॉज डाला है कि ये जो टेरिफ हटाने वाले हैं, ये टेरिफ तभी हटेंगे और ये डील तभी फाइनलाइज होगी जब इंडिया अपना रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट कर रही है उसको कम कर दे। अगर वो नहीं होता है तो दिस डील में बी कॉल्ड ऑफ। इसीलिए इस डील को एक इंटरिम डील बोला जाता है, इंटरिम एग्रीमेंट बोला जा रहा है, राइट। एंड एट द सेम टाइम इसका एक जो रिपल इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट हो सकता है, वो ये है कि इंडिया ने प्लेज किया है कि हम लोग यूएस से $500 बिलियन के चीज़ें गुड्स खरीदेंगे ओवर द नेक्स्ट 5 years। अगर मैं आज का सिनारियो देखता हूँ तो हम लोग यूएस से हार्डली $50 बिलियन के आसपास चीज़ें इंपोर्ट करते होंगे। अब ये इस नंबर को 50 बिलियन से 100 बिलियन लेके जाना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। इस केस में दो चीज़ें हो सकती है, एक तो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स है इन पे प्रेशर आ सकता है अगर हम लोग यूएस से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करना चालू कर दे तो। एंड दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि हमारे एक्सपोर्ट टू यूएस उस स्पीड में अगर नहीं बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डील, तो इंडिया विल एक्चुअली हैव अ ट्रेड डिफिसिट। आज हम ट्रेड सरप्लस में है इन द सेंस दैट यूएस हमसे ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है एंड हम लोग उनसे उस हिसाब से कम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। अगर सिंपल टर्म्स में देखा तो हम लोग यूएस को शायद 100 रुपीज़ की चीज़ें एक्सपोर्ट करते होंगे एंड 50 रुपीज़ की चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट करते, सो वी आर इन ट्रेड सरप्लस। अब होगा ये कि अगर हम लोग उनसे 100 बिलियन पर ईयर के हिसाब से इंपोर्ट करना चालू कर दे तो इंडिया में एंड अप इन अ ट्रेड डिफिसिट, राइट। नाउ अगर हम लोग ये ट्रेड डील से कौन से सेक्टर्स को क्या फ़ायदा हो सकता है और कौन सी कंपनीज को बेनिफिट्स मिल सकता है वो देखें तो सबसे पहले आता है टेक्सटाइल एंड अपैरल। यूएस को जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दैट इज़ अराउंड 28% ऑफ ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। सो यूएस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर फॉर अस एज फार एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ कंसर्न। और ये ट्रेड डील की वजह से काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स जो है जैसे इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज़ हो गया, किटेक्स हो गया, गोकुलदास एक्सपोर्ट हो गया, पर्ल ग्लोबल, वेल्सपन इंडिया, ये काफ़ी सारे कंपनीज जो यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं गारमेंट्स एंड अपैरल्स, उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरीज के केस में गोल्डियम इंटरनेशनल, वैभव ग्लोबल, रेनेसेंस ग्लोबल, इन सारी कंपनीज का काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यूएस से आता है, सो ये कंपनीज को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। देन देर आर कंपनीज लाइक कैरिजिल एंड पोकरना जो कि होम डेकोर में है। कैरिजिल इज़ इनटू द सिंक्स एंड पोकरना इज़ इनटू द सर्फेसेस, राइट। सो ये कंपनीज को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि इनका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो रेवेन्यू आता है वो यूएस से आता है, राइट। इसके अलावा सी फूड रिलेटेड कंपनीज जैसे एपेक्स फ्रोजन फूड हो गया, वाटर बेस हो गया, अवंती फीड हो गया, इनको भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। केमिकल्स के केस में आरती इंडस्ट्रीज़, एसआरएफ, जुबिलेंट इंग्रेविया, इन सारी कंपनीज़ को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड डील। एंड अगर और भी कुछ कंपनीज हम लोग देखें तो टीडी पावर हो गया, गरवारे हाईटेक फिल्म्स हो गया, इन सारी कंपनीज़ को भी काफ़ी बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ दिस यूएस इंडिया डील, राइट। सो लेट मी रीइटरेट अगेन कि ये जो भी कंपनीज के नाम मैंने लिए हैं या फिर जो भी सेक्टर्स मैंने कवर किए हैं, दिस इज़ ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल पर्पस। इनको आप एक इनिशियल फिल्टर क्राइटेरिया की तरह ट्रीट कीजिए एंड यू शुड डू योर ड्यू डिलीजेंस एंड डिटेल एनालिसिस इंडिपेंडेंटली। अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई कंपनीज हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे कवर करें तो प्लीज़ कमेंट दैट एंड विल मेक श्योर टू कम अप विद द डिटेल्ड वीडियो। अगर मैं एक क्विकली सेक्टर रोटेशन की बात करूं तो अभी भी ऑटो, मेटल्स एंड माइनिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आर द 3 सेक्टर्स जहां पे मुझे काफ़ी हद तक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, राइट। सो या दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली होगी। इफ़ यू really liked our video and our efforts, please make sure you like, subscribe and share this video with your colleagues, and thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.